नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली की सर्दी, दिसंबर का महीना, दिन धीमे धीमे चढ़ना शुरू हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट के गेट नंबर 2 के एंट्रेंस से एक व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी के अंदर 5 लोग मौजूद थे। साथियों, इस गाड़ी के अंदर घुसने के बाद अगले 45 मिनट तक पूरे पार्लियामेंट का कॉम्प्लेक्स गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठा। साथियों, ये वही 45 मिनट थे जिसने भारत के इतिहास के पन्नों को काला कर दिया था। ये वही दिन था जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास के पन्नों पर एक धब्बे की तरह अंकित कर दिया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2001 भारत के पार्लियामेंट अटैक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौहान। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे भारत के अंदर सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होगी, तो आपके मन में जो सबसे पहले ख्याल आएगा वो आएगा या तो प्रधानमंत्री आवास या फिर पार्लियामेंट। साथियों, पार्लियामेंट जिसकी सिक्योरिटी 3 लेयर्स में उस समय डिवाइड हुआ करती थी, CISF, ITBP और दिल्ली पुलिस। तो साथियों, इस पूरे दिन के वाकया को हम शुरुआत से समझते हैं। जनरली पार्लियामेंट का सेशन 11 बजे शुरू होता है। उस दिन भी पार्लियामेंट सेशन 11 बजे शुरू हुआ। पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करने के लिए भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचते हैं। वहीं उसके अलावा विपक्ष नेता सोनिया गांधी भी पार्लियामेंट पहुंचती है और इन दोनों समेत लगभग 200 से ज्यादा VVIPs पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। 11 बजे सेशन की शुरुआत होती है। उस दिन का मुद्दा था कॉफिन स्कैम को लेकर के। साथियों, विपक्ष का ऐसा कहना था कि जो कॉफिन्स हमारे कारगिल के वॉर हीरोज के लिए खरीदे गए थे वो एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा प्राइस पे खरीदे गए। इसीलिए विपक्ष ने इसको नाम दिया कॉफिन स्कैम और इसी मुद्दे के ऊपर 11 बजे लगभग पूरे पार्लियामेंट के अंदर बहस शुरू होती है। बहस इतनी जोरदार होती है कि जो सेशन 1 बजे तक चलना चाहिए था उसको मात्र 20 मिनट में ही रोक दिया गया। अंदर इतना ज्यादा गर्मा गर्मी थी कि स्पीकर ऑफ द हाउस ने पार्लियामेंट में 40 मिनट का ब्रेक अनाउंस कर दिया। साथियों, जैसे ये ब्रेक अनाउंस हुआ, ब्रेक अनाउंस होने के ठीक 5 मिनट बाद हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने आवास की तरफ चले जाते हैं। ठीक उनके पीछे ही उस समय की विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी भी अपने आवास की तरफ बढ़ जाती है। बाकी जो सांसद वहां रहते हैं वह इस सर्दी की धूप का आनंद लेने के लिए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में पार्क की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लाइब्रेरी की तरफ मूव कर जाते हैं और कुछ लोग सेंट्रल हॉल में ही बैठे रहते हैं। साथियों, इसी बीच लगभग 11:35 पे गेट नंबर 2 से एक व्हाइट एम्बेसडर कार जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी थी और फ्रंट विंडशील्ड पे होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा होता है, जिसके अंदर 5 लोग सवार होते हैं, वह गेट नंबर 2 से पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर होते हैं और देखते ही देखते तीनों सिक्योरिटी बैरिकेड्स को पार करते हुए पार्लियामेंट के मेन कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यह गाड़ी उन टेररिस्ट की ही होती है जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया। उस गाड़ी के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 ट्रेन टेररिस्ट होते हैं, जिनका मकसद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर पहुंचने के बाद सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हॉस्टेज बनाने का होता है। साथियों, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर होने के बाद वह अपनी गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ ले जाना शुरू करते हैं। गेट नंबर 1 जो कि मेन एंट्रेंस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की एंट्री के लिए। धीरे धीरे वह अपनी गाड़ी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं। पार्लियामेंट का जो इंटरनल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर गाड़ियों के लिए एक स्पीड लिमिट है, मगर जैसे ही ये 5 आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं, ये लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि इनको ये अंदेशा लग गया था कि अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। साथियों, तेज रफ्तार एम्बेसडर को जाते हुए देख वॉच एंड वॉच स्टाफ के JP यादव इस गाड़ी को रोकने की तरफ बढ़ते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये शक होता है कि यह गाड़ी इतनी स्पीड में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्यों दौड़ रही है। वह गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 5 टेररिस्ट थे, उनका प्लान था इस गाड़ी को किसी एक स्पॉट पे खड़ी कर देना, उसके बाद में इसमें एक जोरदार ब्लास्ट होगा जिसके चलते सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स इस गाड़ी की तरफ भागेंगे और हम उसी चीज का फायदा उठाते हुए गेट नंबर 1 से एंटर होकर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ गेट नंबर 11 पे भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला भी खड़ा था। कृष्णकांत जी भी पार्लियामेंट के अंदर सेशन अटेंड करने गए। उनके काफिले में भी सारी एम्बेसडर गाड़ियां ही थी। ये आतंकवादी उस काफिले को देख कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि वो अपनी गाड़ी को भी इसी काफिले के साथ अगर खड़ी कर देते हैं तो किसी को कहीं कोई शक नहीं जाएगा। मगर अपनी गाड़ी को बैक करते वक्त उनकी गाड़ी की टक्कर उपराष्ट्रपति के काफिले में खड़ी दूसरी गाड़ी से हो जाती है और उस दूसरी गाड़ी का ड्राइवर और सिक्योरिटी पर्सनल निकल करके इस गाड़ी के ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लेते हैं। मगर जैसे ही वह इसका गिरेबान पकड़ते हैं, अगले ही पल उस एम्बेसडर गाड़ी से 5 लोग निकलते हैं जो कि AK-47, हैंड ग्रेनेड और बाकी एक्सप्लोजिव से लैस थे। साथियों, ये मंजर देखते ही सिक्योरिटी पर्सनल और ड्राइवर की हवाइयां उड़ जाती हैं और उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि दैट पार्लियामेंट इज अंडर अटैक।
साथियों, जिस समय ये सारी घटना पार्लियामेंट के अंदर घट रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड अफजल गुरु दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर श्रीनगर के अंदर बैठा हुआ था। साथियों, इस पूरे प्लान की कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड और पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे का जो दिमाग था वह था अफजल गुरु। साथियों, मोहम्मद अफजल गुरु का जन्म बारामूला के सोपोर के दुआबगा गांव में 30 जून 1969 को हुआ। वह पढ़ने में तेज था। उसने अपनी इनिशियल एजुकेशन सोपोर जिले से ही पूरी करी। चूंकि वह पढ़ने में तेज था, इसलिए 1988 में झेलम वैली मेडिकल कॉलेज के अंदर उसने MBBS के कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया और अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ उसने बाकी एक्टिविटीज में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। साथियों, यह वही दौर था जब कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स तैयार किए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा भारी संख्या में युवाओं को मिलिटेंट्स बनाया जा रहा था, उनकी ट्रेनिंग्स कराई जा रही थी। साथियों, अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने आप को बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व कर लिया था। दोस्तों, इसी के साथ साथ उसने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी। इसी प्रिपरेशन के चलते MBBS कोर्स में से फर्स्ट ईयर के बाद में उसने ड्रॉप आउट कर दिया। MBBS ड्रॉप आउट करने के बाद में 1990 में दिल्ली के अंदर आके उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले लिया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ साथियों, उसने अपने आप को बाकी बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर दिया, जिसमें ड्राई फ्रूट का बिजनेस शामिल था। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करना उसने शुरू कर दिया था। ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई का काम शुरू कर दिया था। वह कश्मीर से ड्राई फ्रूट्स ला करके दिल्ली में सप्लाई करता था। इसी दौरान साथियों, उसको एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी की मार्केटिंग की जॉब मिल जाती है, जिसमें वह मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई का काम शुरू कर देता है दिल्ली के। 93-94 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और जो मेडिकल इक्विपमेंट का काम वह दिल्ली में कर रहा होता है, उसी काम को वह कश्मीर जाके करना शुरू कर देता है। कश्मीर के बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई का काम शुरू कर देता है। साथियों, इसका मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच समय आता है फरवरी 2001। जगह होती है श्रीनगर का लाल चौक। वहां स्थित एक मेडिकल स्टोर के अंदर इसकी मुलाकात होती है तारिक अहमद से। तारिक अहमद जो कि इसको बताता है कि मैं अनंतनाग का रहने वाला हूं, और वहां इनकी मुलाकात एक दोस्ती में बदल जाती है। ये लोग एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में जब तारिक को लगता है कि ये मेरे पूरे कॉन्फिडेंस में है, तब तारिक इस बात का खुलासा करता है कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। उसके बाद तारिक अहमद इसे बताता है कि मैं भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। वह अफजल गुरु को अपनी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए आग्रह करता है। अफजल गुरु शुरुआत में तो मना कर देता है, मगर तारिक अहमद इसे कुछ पैसों का लालच देता है और उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन जो कि बहुत खराब है उसको ठीक करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जिसके बाद अफजल गुरु इसके इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाता है और जैश ए मोहम्मद के अंदर शामिल हो जाता है। साथियों, अब अफजल गुरु जैश ए मोहम्मद का हिस्सा बन चुका था। इसी कड़ी में तारिक अहमद अफजल गुरु को POK स्थित मुजफ्फराबाद में एक कैंप में भेजता है, जहां पर अफजल गुरु 300 मिलिटेंट्स तैयार करता है, उनकी ट्रेनिंग कराता है और फिर वापस श्रीनगर आ जाता है। देखते ही देखते साथियों, अफजल गुरु ने जैश ए मोहम्मद के अंदर एक बड़ा नाम बना लिया था और देखते देखते एक बड़े लीडर्स में शुमार हो चुका था। उसके बाद अब आता है वह समय जहां से इस पार्लियामेंट के अटैक की नींव रखी गई थी। साथियों, उस समय में जैश ए मोहम्मद का जो सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था उसका नाम था गाजी बाबा, जिससे मिलना अफजल गुरु का अभी बाकी था। और दोस्तों, यही वह मुलाकात थी जिसके होने के बाद में भारत के पार्लियामेंट अटैक की रूपरेखा तैयार होनी थी। साथियों, यूं तो गाजी बाबा पाकिस्तान का रहने वाला था, मगर उस समय कश्मीर में JKLF के मूवमेंट के चलते गाजी बाबा ने अपना ठिकाना कश्मीर की पहाड़ियों के बीच ही बना लिया था। और साथियों, अब आती है वह तारीख जब तारिक अहमद और अफजल गुरु मिलने जाते हैं गाजी बाबा से, उसके स्थित ठिकाने पहलगाम के अदू हिल्स के करीब, जहां पर गाजी बाबा उसको पूरे अटैक के बारे में बताता है। गाजी बाबा उसको बताता है कि यह ऑपरेशन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का एक कंबाइंड ऑपरेशन होने वाला है। इस ऑपरेशन को लीड करेगा मोहम्मद। वहां वह उसकी मुलाकात मोहम्मद से कराते हैं और उसको बताते हैं कि इस ऑपरेशन को कैसे करना है। ये लंबा डिस्कशन चलता है और इसी डिस्कशन के अंदर इस पूरे प्लान की कॉन्स्पिरेसी बनाई जाती है। और इसी मौके पे गाजी बाबा अफजल गुरु को 10 लाख रुपए देता है और अफजल गुरु को ये निर्देश देता है कि वह दिल्ली जाए और अपने करीबी लोगों के साथ मिल करके इस पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार करें। हाजी बाबा के इस निर्देश के बाद में अफजल गुरु और मोहम्मद कश्मीर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। वे अपने पास में एक कॉम्पैक्ट का लैपटॉप और 50,000 की नकदी रखते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही अफजल के कजन ब्रदर शौकत हुसैन गुरु और अफसान गुरु रह रहे होते हैं। ये दोनों भी वहीं शरण लेते हैं। वहां रह करके ये लोग पूरे प्लान की कॉन्स्पिरेसी को तैयार करते हैं। पूरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है इस चीज को डिस्कस करते हैं। इसी डिस्कशन के दौरान मोहम्मद अफजल गुरु को बताता है कि उसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन के अंदर 4 लोग और रहेंगे।
हमजा, राना, राजा और हैदर, जिनका दिल्ली में आना अभी भी बाकी था। साथियों, जब अफजल गुरु और मोहम्मद दिल्ली आते हैं, वह अपने साथ में कोई भी हथियार लेकर नहीं आते हैं, मात्र एक लैपटॉप और 50,000 रुपए की नकदी लेकर के पहुंचते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही यह चारों भी दिल्ली पहुंच जाते हैं, मगर ये चारों खाली हाथ नहीं आते हैं। ये चारों अपने साथ में 5 AK-47 राइफल्स लेकर के आते हैं, हैंड ग्रेनेड्स लेकर के आते हैं। साथियों, पार्लियामेंट के अटैक की तारीख बहुत करीब आ रही होती है। 5 आतंकी दिल्ली पहुंच चुके होते हैं, उनका साथ देने वाले भी दिल्ली में ही होते हैं। यहाँ से ये लोग बैठते हैं और पूरे इस प्लान की रूपरेखा तैयार करते हैं। इनके रडार पे सिर्फ भारत का संसद ही नहीं था, बल्कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, US एम्बेसी और UK एम्बेसी भी थे। इन्होंने इन 4 में से किसी एक जगह को टारगेट बनाने का प्लान किया और इसी दौरान इन्होंने इन चारों जगहों की रेकी शुरू की। इन चारों ने जगह की रेकी करी, उसके बाद में इन्होंने पार्लियामेंट पे ही अटैक करना है उसको फाइनल किया और अपनी पूरी तैयारियों में जुट गए। और साथियों, इस अटैक से कुछ दिन पहले ही अफजल गुरु और उसके साथी दिल्ली की खारी बावली जाते हैं और बॉम्ब बनाने का सारा सामान खरीदते हैं, एक्सप्लोजिव तैयार करने का सामान खरीद, और सारा एक्सप्लोजिव सामान खरीदने के बाद में ये लोग दिल्ली के करोल बाग जाते हैं और वहां से एक सेकंड हैंड एम्बेसडर 1,80,000 रुपए की खरीदते हैं, जिसका नंबर था DL3CJ1527। चूंकि साथियों, इन्होंने अब बम बनाने का सामान भी खरीद लिया था और अब इनके पास में गाड़ी भी थी। बम बनाने के लिए इन्हें और बड़ी जगह की आवश्यकता थी, इसीलिए ये मुखर्जी नगर में एक दूसरा मकान किराए पर ले लेते हैं, जहां पर ये अंदर बॉम्ब बनाते हैं। साथ ही साथ व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी के सारे शीशों को ये ब्लैक फिल्म से कवर कर देते हैं, ताकि अंदर दिखाई ना दे कि कौन बैठा है और क्या कर रहा है। अब दिन आता है 13 दिसंबर 2001, जिस दिन पार्लियामेंट पे अटैक होगा। ये IED बॉम्ब्स तैयार करते हैं और उसको उसी एम्बेसडर गाड़ी की डिग्गी के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। इनका प्लान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गाड़ी को ब्लास्ट करके सबका ध्यान गाड़ी की तरफ ले जाने का था और दूसरी तरफ से ये लोग पार्लियामेंट में एंट्री कर लेते हैं। और साथियों, अगली सुबह ये पार्लियामेंट की तरफ निकल जाते हैं। तो यहीं से अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। जब इनकी गाड़ी की टक्कर उपराष्ट्रपति के काफिले से होती है, उस दौरान एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर इन्होंने जो IED इंस्टॉल किए थे, उसकी एक तार ढीली हो जाती है और लूज होकर के निकल जाती है, जिसके चलते उस गाड़ी का ब्लास्ट नहीं हो पाता। साथियों, जैसे ही टक्कर होती है, दूसरी गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात ASI जीतराम बाहर आते हैं और इनकी गाड़ी के ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लेते हैं। साथियों, गिरेबान पकड़ने के अगले ही पल इनकी गाड़ी से सारे आतंकी AK-47 लेके बाहर निकलते हैं और पूरे पार्लियामेंट परिसर के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। साथियों, इस अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में सबसे पहले आते हैं पार्लियामेंट के अंदर माली के पद पे तैनात श्री देशराज जी। देशराज जी को गोली लगती है और वह वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। साथियों, उसके बाद में इनका सामना होता है ASI जीतराम जी के साथ में। चूंकि ये 5 लोग होते हैं और जीतराम जी अकेले होते हैं, तो ये सारे मिलकर जीतराम जी के ऊपर ओपन फायर कर देते हैं, जिसके चलते जीतराम जी को गोली लगती है और वह शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ JP यादव जी, जो कि इनका पीछा कर रहे थे, दूर खड़े होकर के ये सारा नजारा देखते हैं और बिना देरी के सबसे पहले इमरजेंसी अलार्म को दबा देते हैं। चूंकि उस अलार्म के बजने के बाद में ये सारे दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और जैसे ही ये गेट नंबर 1 की तरफ भाग रहे होते हैं, इनका सामना होता है JP यादव जी के साथ में और ये सब JP यादव जी को अपना निशाना बना देते हैं और JP यादव जी वहीं पर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में साथियों, ये लोग गेट नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी अगुवाई कर रहा होता है इनका कमांडर मोहम्मद। जैसे ही ये लोग गेट नंबर 1 पर पहुंचते हैं, वहां इनका सामना होता है CRPF के हेड कांस्टेबल YB थापा जी से और कांस्टेबल सुखविंदर जी से। सुखविंदर जी और YB थापा बिना देरी के ही मोहम्मद को गोली मार करके ढेर कर देते हैं। चूंकि मोहम्मद इनका कमांडर था और उसने अपनी कमर पे बॉम्ब बांध रखा था, जैसे ही वह जमीन पे गिरता है, वह बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मोहम्मद के चिथड़े उड़ जाते हैं। मोहम्मद के मरने के बाद में वह चारों आतंकी YB थापा और सुखविंदर जी के ऊपर गोली चलानी शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये दोनों घायल हो जाते हैं। अब गेट नंबर 1 भी बंद हो चुका था। तो साथियों, जैसे ही मोहम्मद गिरता है, गेट नंबर 1 पर बहुत भारी धमाका होता है। इस धमाके की आवाज सुन के दूसरी तरफ से CISF ब्रावो कंपनी की कांस्टेबल कमलेश कुमारी दौड़ती हुई आती है। उनके पास में कोई हथियार नहीं होता, सिर्फ एक वायरलेस होता है। उनको आता देखिए आतंकवादी उनके ऊपर भी फायर कर देते हैं और वह भी वहीं पे शहीद हो जाती है। ये सारे आतंकवादी और आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते जैसे ही लोग गेट नंबर 9 के सामने पहुंचते हैं, वहां पर CISF के कांस्टेबल श्याम सिंह पहले से ही तैनात रहते हैं, जिनका निशाना इनके ऊपर ही होता है। और देखते ही देखते इनके निशाने पे आते हैं हमजा, राजा और राणा। तीनों को ये उसी मौके पे ढेर कर देते हैं। अब साथियों, 5 में से 4 आतंकी ढेर हो चुके थे और सिर्फ बचता है हैदर।
साथियों, हैदर चूंकि अकेला बचा हुआ था, इसीलिए उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह क्या करता है, वह हर तरफ बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है, हर तरफ गोली चलानी शुरू कर देता है। मगर उसका अंत भी बहुत करीब था। और साथियों, ये हैदर भी भागता भागता गेट नंबर 5 की ओर पहुंच जाता है, जहां पर कांस्टेबल श्यामवीर सिंह पहले से ही तैनात थे। श्यामवीर सिंह तुरंत इस पे अपना निशाना लेते हैं और देखते ही देखते इसे भी ढेर कर देते हैं। अब साथियों, पांचों के पांचों आतंकवादी ढेर हो चुके थे, मगर इन लोगों ने पूरे परिसर में इतनी भारी बमबारी करी थी कि वह बम, उनका असर अगले 1 से 1.5 घंटे तक पूरे परिसर में देखा गया। साथियों, यूं तो भारत के अंदर कई बम धमाके हुए हैं, मगर यह हमला उन सभी हमलों में से सबसे ऊपर था, क्योंकि इस हमले ने सीधा भारत के लोकतंत्र और भारत की दिल पर चोट किया था। और साथियों, इस हमले के बाद में दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अफजल गुरु को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा सुना दी गई। मगर साथियों, आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश के अंदर एक ऐसा तबका भी है जो अफजल जैसे खूंखार आतंकवादी की सजा की माफी के लिए राष्ट्रपति तक के पास पहुंच गया था। और तो और साथियों, देश के सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय जिसके अंदर इसकी आज़ादी के नारे भी लगाए गए, मगर उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसकी सजा की माफी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इसी के साथ हम आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई स्टोरी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।